जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसजेंडर। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसजेंडर में हम देखेंगे कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है, अर्थ, उसके बाद स्वरूप, किस प्रकार देश में इसका वितरण है, उसके बाद है ट्रांसजेंडरों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके बाद है ट्रांसजेंडरों के रक्षोपाय हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए, सरकारी संवैधानिक, वैधानिक प्रयास, नीतिगत प्रयास, योजनागत प्रयास, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ट्रांसजेंडर का अर्थ। तो देखिए, नॉर्मल अगर परिभाषा देखें तो आपको भी मालूम है कि जैविक रूप से पुरुषोचित एवं स्त्रीयोचित। पुरुषोचित मतलब होता है कि उचित पुरुष, उचित पुरुष यानी जो प्रकृति ने शरीर पुरुषों को दिया है, और स्त्रियोचित मतलब कि जो प्रकृति ने शरीर स्त्रियों को दिया है। तो पुरुषोचित और स्त्रियोचित गुणों के असंतुलित स्वरूप, मतलब कि जिस प्रकार पुरुष होना चाहिए अगर वो उस तरह नहीं है, या फिर जिस प्रकार स्त्री होना चाहिए शरीर वो अगर उस तरह नहीं है, उनके गुण में अगर थोड़ा भी असंतुलन है, तो उस व्यक्ति को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा होगी, ठीक है। मतलब कि सामान्य पुरुष और सामान्य स्त्री से अलग व्यक्ति ही ट्रांसजेंडर कहलाता है। अब अगर इसे हम थोड़ा लीगल भाषा में देखें तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 2019, ये अधिनियम को मैं आपको डिटेल पढ़ूंगा। तो ये अधिनियम क्या कहता है इनके अर्थ के बारे में, तो इसके अनुसार देखते हैं कि ट्रांसजेंडर कहते हैं। देखिए, वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर कहलाएगा जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। मतलब कि कोई बच्चा पैदा हुआ, अगर जो उसका लिंग है, मतलब जो सेक्स है उसका, वो अगर स्त्री के सेक्स और मेल के सेक्स से अगर मेल नहीं खाता, और इसके अंतर्गत उभय पुरुष मतलब कि दोनों होना, स्त्री का भी हो जाता है और मेल का, पुरुष का भी हो जाता है। तो अगर ऐसा है और इसके अंतर्गत कोई लिंग परिवर्तन करने वाला व्यक्ति भी शामिल है, कि मान लीजिए कि बाद में कोई आजकल टेक्नोलॉजी की सहायता से लोग अपना सेक्स कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो इस ये ऐसे मतलब अगर जन्म के साथ उसका जो लिंग है वो नियत नहीं खाता है, या उभय पुरुष या उभय महिला है, या उसने अपना लिंग का परिवर्तन करा लिया, ये सारे व्यक्ति, तीनों कंडीशन आपके ट्रांसजेंडरों की कहलाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अतः लिंग भिन्नता वाले व्यक्ति किन्नर, हिजड़ा जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति में शामिल होते हैं। मतलब कि जो सामान्य लिंग है उससे अगर भिन्न व्यक्ति होगा, तो जिसको जैसे आपको मालूम है कि समाज में इनमें अपमानजनक शब्द जैसे हिजड़ा, किन्नर, छक्का ऐसे शब्द से संबोधित किया जाता है, तो ये जो रहते हैं यही वाले व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। तो ये था आपका सामान्य अर्थ। मतलब दो, अगर एक शब्दों में मैं बोलूँ तो सामान्य स्त्री सामान्य व्यक्ति से अलग व्यक्ति ही ट्रांसजेंडर कहलाता है। चलिए अब आगे स्वरूप देखते हैं कि क्या है, स्वरूप क्या है। तो देखिए, 2011 की जनगणना क्या कहती है, ये कहती है कि भारत में 4.9 लाख, मतलब कि 4.9 लाख लोग ट्रांसजेंडर के रूप में दर्ज है। मतलब यह रिकॉर्डेड है, 4.9 लाख, मतलब लगभग मोटा हिसाब 5 लाख लोग ट्रांसजेंडर के रूप में रिकॉर्डेड है। लेकिन इनकी अनुमानित संख्या कहा जाता है कि 15 लाख के आसपास है। उसके बाद कहते हैं कि भारत के कुल ट्रांसजेंडरों में 100% जितने भी ट्रांसजेंडर है उसमें से 28% तो केवल यूपी में है। मतलब 28% यूपी में है, और आपके बाकी बच कितने के 72%, तो 72% फिर शेष भारत में है। ठीक है। और जितने भी लोग देश में ट्रांसजेंडर है तो उसमें से कुल 66% लोग गाँव, मतलब गाँवों में ट्रांसजेंडरों की संख्या अधिक है। 66% अगर गाँवों में, तो आपके 34% शहरों में हो गए। और इनमें अगर साक्षरता दर तो देखिए, इनकी साक्षरता 50% से भी कम, मतलब 46% की साक्षरता दर है। समझ में आ रहा है कि ये निम्न स्थिति में है। तो ये था आपका स्वरूप ट्रांसजेंडर। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा समस्याओं की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इनको समस्या है। तो पहला है पहचान का संकट। पहचान का संकट है, ना तो ये स्त्री है ना तो पुरुष है, कुछ भी बोल दो, अपमानजनक, हिजड़ा बोल दो, किन्नर बोल दो, जो भी आप बोल सकते, ये पहचान का संकट है। इनको कोई कोई स्त्री के रूप में ट्रीट कर देता है, कोई पुरुष के रूप में ट्रीट कर देता है, कोई तो दुर्व्यवहार कर देता है, तो पहचान का संकट सबसे बड़ा है। निम्न स्थिति, समाज में इनकी स्थिति बहुत मतलब कि घृणा जैसी भावना से इनको देखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार, की सामाजिक बहिष्कार तो बाद में होता है। सबसे पहले जिस घर में किन्नर पैदा हो जाता है तो उसके माँ बाप ही उसको भगा देते घर से बाहर। पाप समझते हैं ऐसे लोगों को, तो सामाजिक बहिष्कार बहुत ज़्यादा इनका शोषण होता है। उसके बाद है सुरक्षा की समस्या, कोई सुरक्षा देखभाल करने वाला, यहाँ तक कि जैसे कि समाज भी इनको धिक्कारता है, पुलिस व्यवस्था भी धिक्कारती, पूरा सब सुरक्षा इनके नाम पर इनके लिए कुछ, उनका पेशा कार्य में पहचान को ले, पहनावे को लेकर के लोग और पुलिस द्वारा उत्पीड़न, सही बात है। पेशा, अब पेशा आपको मालूम है कि इनको तो कोई सरकारी नौकरी, न तो पढ़े लिखे ज़्यादा हो पाते हैं क्योंकि शिक्षा मिलती नहीं, घर से भगा दिए जाते हैं, समाज से बहिष्कृत है। तो इनके पास अंततः दो ही काम होता है, या तो भाई भीख मांगे, या तो फिर सेक्स वर्कर जो यौन
कर्मी होते हैं सेक्स वर्कर के रूप में काम करने लगे। तो इनको पेशे के रूप में भी बड़ी निम्न दृष्टि से देखा। कार जो मतलब कि सेक्स वर्कर वाला है, और पहनावे अब इनका आपको तो मालूम है कि पहने रहते हैं थोड़ा मतलब कि बेढंगा टाइप का। तो फिर ताली बजा करके बड़ा अपमान किया जाता है इनका, और पुलिस भी इनका शोषण करती है। तो ये थे आगे देखें तो शिक्षा और नियोजन के अधिकार से वंचित। शिक्षा शिक्षा सरकार भी कोई इनके लिए विशेष प्रावधान नहीं किए शिक्षा का। नियोजन को भी परिवार ही नहीं बना सकते, कोई शादी करने को तैयार ही नहीं है। समुचित रोजगार का अभाव। अब आपको मालूम है कि पढ़े लिखे नहीं, रोजगार कहाँ मिलेगा? कहीं अगर प्राइवेट में भी जाते हैं तो वो मालिक रखेगा नहीं, रखेगा रख भी ले मालिक तो वहाँ के जो और साथ काम करने वाले हैं वो बहिष्कृत कर देते, गलत व्यवहार छोड़ के चले जाते हैं, तो वो भी मजबूर हो जाता है। तो रोजगार का अभाव। अब रोजगार के अभाव कारण ये भीख मांगते हैं या सेक्स वर्कर के रूप में काम करते हैं। उसके बाद है सरकारी योजना एवं लाभों से वंचित। पहली बात तो ज़्यादातर सरकारी योजनाएं तो है ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा गिनी चुनी एक दो है उसको को भी। और उसके बाद है कोई लाभ इनको मिला है तो जो है थोड़ा उससे भी वंचित रह जाते हैं। फिर एक लंबे समय तक विवाह करने का अधिकार से वंचित। अब देखिए एक लंबे समय तक, ये 2018 से फिर सरकार ने इसमें एक्चुअली क्या था कि इनको विवाह करने का अधिकार ही नहीं था। मतलब कि अगर ये विवाह कर लेते हैं तो पहली बात तो कोई करने को तैयार नहीं, अगर विवाह कर लेते हैं तो सामाजिक रूप से बहिष्कृत या इनके विवाह को मान्यता ही नहीं दी जाती है। फिर क्या हुआ, सितंबर 2018 में सरकार ने, अब जैसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 377, आपको मालूम पहले आईपीसी चलती थी अभी बीएनएस चलती है। तो इसके तहत असंवैधानिक, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, अब वो क्या मान लीजिए कि किन्नर है, मतलब कि हिंजड़ा है। तो अब वो क्या है, वो उसका क्या रहता है कि वो सामान्य ना पुरुष है सामान्य व्यक्ति। जैसे में उनमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति तो जैसे मान लीजिए कि वो शरीर के रूप में तो मान लीजिए पुरुष का शरीर है, ठीक है, लेकिन उसकी जो अंदर की भावना है, भावना के रूप में जो फीलिंग्स है वो स्त्री वाली है। तो अब शरीर तो पुरुष का है लेकिन उसके अंदर की जो फीलिंग है वो स्त्री वाली है। तो अब स्त्री वाली फीलिंग पुरुष वाली फील पुरुष के लिए जगेगी। तो वो जो किन्नर होता है वो फिर अट्रैक्ट होता है पुरुष के लिए। अब शरीर पुरुष का और पुरुष की तरह अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कहलाती है होमोजीनियस, मतलब कि समलैंगिक। समलैंगिक और समलैंगिक विवाह आपका पहले आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध घोषित था। इस कारण इनके विवाह को मान्यता नहीं दी जाती थी, जेल हो जाती थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में इस धारा को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया, मतलब इस धारा को निरस्त कर दिया। तो अब बल्कि वो विवाह कर सकते हैं, संबंध स्थापित जो करना चाहे स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। तो ये इनको फायदा मिला इसमें। फिर है स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं मतलब कि इनके क्या है, इनके जीवन में अलग तरह की परेशानियां होती क्योंकि मतलब कि शारीरिक और मानसिक रूप से अलग विकृतियां होती हैं। उसके बाद अगर नॉर्मल भी है तो कोई देखने को तैयार नहीं है। तो ये वाली, उसके बाद है मनोवैज्ञानिक समस्याएं। तो इतना इनको इतना पीड़ित होते हैं क्योंकि इनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, परिवार एक्सेप्ट नहीं करता। ये अपनी फीलिंग अपनी बात को शेयर करने के लिए कोई है नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ भी ये किन्नर रहते वो किन्नर समाज एक साथ रहता है, अपने आप को ना मतलब समाज से अलग महसूस करता है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं ये सारी इनकी मुख्य रूप से थी। अब चलिए देखते हैं कि भैया अब समस्याएं तो है, अब इनके लिए क्या क्या प्रयास हो। तो हम शुरू से देखते हैं कि कहाँ से शुरुआत। तो भारत में ट्रांसजेंडरों के रक्षोपाय हेतु किए गए प्रयास। तो भारत से पहले की शुरुआत देख लेते हैं हम कि सर्वप्रथम इनकी कहानी, मतलब इनके लिए पहली बार कहे अगर कोई प्रावधान किया गया तो सर्वप्रथम 1948 में यूनाइटेड नेशन का जो मानवाधिकार घोषणा पत्र है के द्वारा इनके अधिकारों के संदर्भ में दुनिया को सोचने की दिशा दी गई। और जब मतलब कि जब 1948 में जब यूएन ने अपना ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन पारित किया था तब इनके बारे में इनके अधिकार को वहाँ पे उल्लेख किया था, जिससे लोगों को एक सोचने, तब एक मतलब पूरी दुनिया सोची कि हाँ ये एक समाज में कमजोर वर्ग है, क्योंकि आपका टॉपिक भी कमजोर है, तो इनके लिए सरकारी प्रयास की जरूरत है। और जब ये किन्नर समाज को पता चला कि हाँ इनके लिए भी यूएनओ में डिक्लेरेशन पारित होगा, तब इन्होंने भी फिर अपने अधिकारों को लेकर के लड़ने की प्रेरणा मिली। फिर अपने अधिकारों को लेकर के फिर ये भी अब सरकार से विभिन्न मोर्चों पर मतलब कि सरकारी तंत्र से लड़ने लगे, मतलब अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हो गए। तो ये पहली पहली बार दफा था जब 1948 में इनके लिए प्रयास किया गया। फिर अगर भारत की बात करें तो आपको मालूम है कि भारत में निर्भया कांड, आपको मालूम है कि 2012 में देश में बड़ा
जघन्य अपराध हुआ था, एक निर्भया कांड के नाम से। इसकी जांच के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी की गठन की गई थी, ठीक है। अब जस्टिस वर्मा कमेटी क्या कहते हैं, देखिए पहले क्या था, मैं आपसे बताऊं पहले क्या था कि जो ट्रांसजेंडरों के साथ ये ज्यादातर क्या है, भीख मांगते थे या फिर सेक्स वर्कर के रूप में काम करते थे। तो जब ये सेक्स वर्कर के रूप में काम करे या भीख मांगते थे तो इनका यौन शोषण बहुत होता था। तो यौन शोषण होता था। अब जैसे इनके साथ कोई रेप जैसी घटना हो गई, जब ये जाते थे पुलिस के पास बोलने, तो पुलिस बोलती थी कि हमारे आईपीसी की धारा 376 बोलती है कि रेप सिर्फ महिलाओं के साथ हो सकता है। अब ये महिला है ही नहीं, तो इनको जो कानूनी लाभ मिल ही नहीं पाता था, इनकी एफआईआर ही नहीं होती थी। ये वाली समस्या देखने को मिल जाती। तो एक तरह से आप ये समझिए कि समाज में खुला इनके साथ बलात्कार जैसी तरह का बहिष्कार हो रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र विफल विफल है इनको रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि कानून में प्रावधान ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी बोलता है कि जब निर्भया कांड हुआ था, तब जब इसके लिए जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया था, तो उसने कहा था कि रेप को जेंडर न्यूट्रल करने की सिफारिश दी थी कि भैया रेप को जेंडर न्यूट्रल, रेप सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होता है, रेप पुरुषों के साथ भी हो जाता है। और सबसे ज्यादा तो रेप ट्रांसजेंडरों में तो मतलब पूरा इनका समुदाय ही ग्रसित है इस मामले को लेकर के। तो ये सिफारिश की ताकि स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर तीनों रेप की शिकायत कर सकें, ठीक है। अब देखिए, किन्नरों को ये बोला ना, किन्नरों को धारा 376 आईपीसी की धारा 376 का लाभ ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो 376 बनी महिला के लिए और ये महिला है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है 2014 में देखते हैं हम। तो ये 2012 में जस्टिस वर्मा ने सिफारिश। अब 2014 में क्या हुआ, नालसा। नालसा क्या है, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ये एक ऐसा प्राधिकरण बनाया गया है जो कि कानून में अगर समय अनुसार कोई परिवर्तन की जरूरत पड़ती है तो ये उस परिवर्तन के लिए सरकार को सिफारिश करता है। तो ये इसका काम है। तो 2014 में नालसा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा कि ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी। मतलब आप ये समझिए कि 2014 का ये जो मामला था, तब जाकर के इनको एक समाज में दर्जा मिला कुछ, मतलब इनकी स्थिति अच्छी होने के प्रयास का ये पहला कदम था कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रांसजेंडरों को, सरकार को बोला कि ट्रांसजेंडर को आप थर्ड जेंडर के रूप में नामित कीजिए, क्योंकि वो पुरुष नहीं तो फर्स्ट जेंडर नहीं, महिला नहीं तो ये भी जेंडर नहीं, तो कौन सा जेंडर है? थर्ड जेंडर है, ठीक है, के रूप में प्रदान कीजिए। और इन्हें ओबीसी आरक्षण के तहत निर्देश, और इन्हें ओबीसी के तहत जो आरक्षण है उसमें दिया। अब देखिए क्या है ना, ट्रांसजेंडर में ना कम्युनिटी हो जाती है, जैसे कहलाती है LGBTQ, ये 5 ती है मोटर वर्ड। एल मतलब होता है लेस्बियन, फिर जी मतलब गे, बी यानी बाइसेक्सुअल, टी यानी ट्रांसजेंडर, और ये क्यू यानी क्यूर होता है, मतलब जो और भिन्न होते हैं। तो ये इनकी पूरी कम्युनिटी होती है। इनमें भी बहुत श्रेणी, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इनमें इनमें जो शारीरिक और मानसिक रूप से परिवर्तन होता है उस हिसाब से इनमें अंतर किया गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे जगह लेस्बियन होता है, तो लेस्बियन जो होते हैं ये इनका मतलब कि ये इनका जो शरीर होता है, मतलब कि ये शारीरिक रूप से तो पुरुष होते हैं, लेकिन नहीं, शारीरिक रूप से महिला होती है, अंदर फीलिंग रूप में पुरुष होते हैं। और ये इनका जो अट्रैक्शन होता है ये महिला के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये महिला महिला जैसे दिखने लगते हैं। फिर जो गे होता है ये पुरुष, ये लेस्बियन का उल्टा हो जाता है, बाइसेक्सुअल में दोनों हो जाते हैं। फिर ट्रांसजेंडर ये आधे नर आधी नारी वाली स्थिति, अर्धनारीश्वर की। फिर क्यू यानी इन सब के अलावा जो भिन्नता होती है उनको क्यूर में रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपके रक्षोपाय के लिए। अब आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए क्या क्या आदेश दिए, ठीक है। तो पहला आदेश तो मैंने आपको नालसा बनाम भारत संघ का मामला था। अब देखिए उस क्या क्या कहा कि ट्रांसजेंडरों को उनके युगल लिंग होने के बावजूद, अब देखिए ट्रांसजेंडरों क्या दिया है आपको मालूम है कि संविधान का भाग जो 3 है वो है मूल अधिकारों, मूल अधिकारों से संबंधित। अब मूल अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किसको दिया गया? संरक्षण की गारंटी सुप्रीम कोर्ट की दी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई हम देश के नागरिकों को मूल अधिकारों का संरक्षण करेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि ये क्या है, जो ट्रांसजेंडर है, तो देश के नागरिकों में अभी आप स्त्री पुरुष मान लेते थे, ठीक है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर ये युगल लिंगी होने के कारण इनको संविधान के जो भाग 3 है, मतलब मूल अधिकारों के संरक्षण मिल नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि समाज भी शोषण कर रहा है, पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है, सारे प्रावधान महिला और पुरुष के लिए बनाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, जो ट्रांसजेंडर है उनको भी भाग 3 के तहत मूल अधिकारों को तीसरे लिंग मानो, ताकि उनके जो मूल अधिकार है उनको सुरक्षित किया जा सके। उसके बाद क्या बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को उनके हाथ पे पहचानी लिंग का निर्धारण करने का अधिकार। आज पहचानी लिंग का निर्धारण मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो पुरुष है या महिला है ये कौन निर्धारित करेगा? वो खुद निर्धारित करेगा।
जैसे मैं हूँ तो मैं बोलूँगा भाई मैं पुरुष हूँ, कोई लड़की है वो बोलेगी हाँ वो महिला है, किसी और निर्धारण के नहीं, वो खुद निर्धारित करेगी। तो ये जैसे जब ये होता है ना, अब जैसे कोई मान लीजिए कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जा रहा है, अब भैया वो पुरुष है महिला है, कोई आता है तो पुरुष बन के उससे बात कर लेता है और बता ये वो तीन, कोई महिला आती है तो उसको महिला समझ के बात कर लेती है, वो खुद ही कंफ्यूज है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं वो आत्म पहचानीकृत लिंग, वो खुद ही पहचान अपनी बताएंगे कि हाँ हाँ ये हम थर्ड जेंडर, वो खुद बोलेंगे कि हाँ भैया हम थर्ड जेंडर। फिर अधिकार को कायम रखते हुए केंद्र व राज्य उनके लिंग पहचान को सुनिश्चित करे और उन्हें तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दे। तो अब ये क्या है ना, जब ये खुद बताएंगे कि हाँ भाई, हर जगह बोलेंगे हाँ मैं थर्ड जेंडर से हूँ, ठीक है, अब बोल तो दिए, तो इनको क्या है, प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा ताकि इनके साथ वो, उसके बाद है इनके फिर कानूनी मान्यता। जैसे आज आप भी पहले के समय में जब फॉर्म भरने जाइए, कोई भी सरकारी फॉर्म भरिए, वहाँ सीधे पूछे सेक्स मेल है या फीमेल, हो गया। अब जब ये जाते थे तो कोई पता चला कि सेक्स के रूप में अपने को दर्ज करा लिया, कोई गया वोटर आईडी बनवाना है तो फीमेल के रूप में अपने को दर्ज करा लिया, ठीक है, तो बड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी। लेकिन अब सीधे जब कहीं भी फॉर्म जाइए तो सीधे लेता फर्स्ट जेंडर मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, ऐसे ऐसे उसके ऑप्शन दिए रहते, तो ये वाली इनको कानूनी मान्यता मिली। उसके बाद है केंद्र व राज्य सरकार इस वर्ग को देश के नागरिक के रूप में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करे। हाँ सही बात है, ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, तो क्या मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ट्रांसजेंडरों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित करे। और आपको मालूम है कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है और इन्हें शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, क्योंकि अब जब तक आप ओबीसी को इनको आप पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं करेंगे तो लाभ का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके सुप्रीम कोर्ट के आदेश। अब आगे देखें कि केंद्र व राज्य सरकार इस वर्ग की स्वास्थ्य समस्या और विभेदीकारी नीति एवं उत्पीड़न आदि के निदान के लिए तत्काल कदम उठाने और उनके बेहतरी के लिए योजना बनाकर जनगणना के माध्यम से सम्मान सम्मान और स्थान प्रदान करने हेतु कदम, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि केंद्र और राज्य सरकार जो इस वर्ग ट्रांसजेंडर से जुड़ी समस्या है या विभेदकारी नीति है, कि जो भी ऐसे आप महिलाओं के लिए नीति बना दी, पुरुष के लिए नीति, इनके लिए तो अब भेदभाव हो रहा है समाज में, तो ये विभेदकारी नीति और जिनके ऊपर उत्पीड़न हो उसके लिए आप तत्काल कदम उठाइए और इनके बेहतरी के लिए योजना बनाकर जनगणना के माध्यम से कि कितने लोग हैं, कितने लोगों की जरूरत है, क्या उनका सामाजिक स्टेटस है, शैक्षिक स्टेटस है, उस हिसाब से प्रयास योजना बनाकर उनको समाज में सम्मान दिला और स्थान प्रदान करने हेतु कदम उठाइए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद है 2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सर्वप्रथम बिहार सरकार की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में माना। अब ये बताया ना 2014 में ये नालसा बनाम भारत संघ का मामला आया, तो उसके बाद सर पहली बार ये पूछ सकता है कि पहली बार किसने इन्हें ट्रांसजेंडर के रूप में घोषित किया, तो बिहार सरकार ने। फिर अन्य सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण देने का प्रयास। फिर 2015 में क्या हुआ, 2015 में केंद्रीय स्तर पर पहली बार ये डीएमके की एक सांसद थी जिसका नाम था तिरुचि शिवा। तो डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा ने क्या किन्नरों का अधिकार विधेयक 2015 को राज्यसभा में निजी विधेयक के रूप में प्रबंध। अब देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको मैंने जब आपको अर्थ बताया तो मैंने आपको यहाँ पे एक कानून बताया। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये जब अर्थ, ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 2019, देखिए मतलब आप समझ रहे हैं कि पहली बार अगर इनके लिए कोई अधिनियम बनाया गया तो 2019 में, 2019 से पहले इनके लिए कोई कानूनी संरक्षण का प्रावधान नहीं था, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहली बार अगर इनके लिए कोई कानूनी संरक्षण का प्रावधान कर रहा है तो वो है डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा ने किन्नर का विधेयक अधिनियम 2014 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि इनको थर्ड जेंडर के रूप में घोषित करो। 2015 में तिरुचि शिवा ने एक निजी विधेयक मतलब होता है कि जो एक निजी सांसद या जो विधायक है वो अपने निजी सरकार के इतर विधेयक प्रस्तुत करता है, तो निजी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया और राज्यसभा में इसे, और ये कितनी अच्छी बात है कि मतलब एक निजी सांसद अपना निजी विधेयक प्रस्तुत करता और सर्वसम्मति से पारित हो जाता, का मतलब है कि सीधी सी बात है कि इसके लिए सरकार को कानून बनाने की जरूरत है। फिर देखिए जब 2015 में ये राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया, तब सरकार को पता चला नहीं आप इसके लिए कानून है, तो उसके बाद 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये वही वाला जो मैंने बताया ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 2016 को मंजूरी दी और ये 2016 बना, और इसके बाद इसमें संशोधन 2019 में प्रस्तुत किया और लोकसभा और राज्यसभा से इसको पारित होकर के कानून बना दिया।
ओके। अब देखिए, फिर आगे है 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को विषम लिंग संबंधी संबंधों में विवाह करने की अनुमति, मतलब कि इनको पहले विवाह करने की अनुमति नहीं थी, तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको विवाह के लिए अनुमति दे दी कि अब ये विवाह भी कर सकते हैं, परिवार नियोजन कर सकते हैं, कोई मतलब कि क्योंकि पहले 377 था, तो विवाह कर लेंगे तो जेल जाएंगे, अपराध हो गया, लेकिन अब विवाह करने की भी अनुमति दे दी। चलिए, तो अब देख लेते हैं, मैंने आपको बताया कि ये आपका ट्रांसजेंडर व्यक्ति एवं अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना होगा। तो देखिए इसके क्या क्या प्रावधान है। तो पहला तो है ट्रांसजेंडर को स्वयं अनुभव की लिंग पहचान का अधिकार, वो खुद बताएंगे कि भैया मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं थर्ड जेंडर से हूँ, ठीक है, तो उनको ये अधिकार है। ठीक, उसके बाद है ट्रांसजेंडर को अपने लिंग हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार, ये आपको डीएम कलेक्टर द्वारा कि वो भैया आप कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, उसको वो कहा मैं थर्ड जेंडर हूँ, तो उसको फिर कलेक्टर रेट जा करके डीएम से उनको एक लिंग पहचान पत्र मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसजेंडर को शैक्षिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा में अनुचित व्यवहार, सार्वजनिक, अब मालूम है जैसे कोई मान लीजिए ट्रांसजेंडर का व्यक्ति अगर वो स्कूल में नाम लिखा लिया तो उसके साथ भेदभाव होता है, अगर वो रोजगार लिया तो उसके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल जाता है तो उसकी कोई इलाज करने को कोई डॉक्टर तैयार नहीं है, अनुचित व्यवहार होता है। ठीक है, सार्वजनिक स्थलों में तो मालूम है इनको गाली गाली तक दे देते हैं, बड़ा अपमानजनक बहुत गंदे वर्ड यूज किए जाते हैं तक पहुंच, और इनका उपभोग, और इनको कहीं मान लीजिए इनको निवास भी करना है तो कोई इनको कमरा किराए देने से तैयार नहीं है, ऐसे करना, तो इनकी और इनके पास कोई संपत्ति का संरक्षण ही नहीं है। तो ये बोला है कि और उपयोग किसी सरकारी या निजी पद में खड़े होकर उसे धारण करने, अनुचित व्यवहार को निषेध करने, तो ये बोल रहा है कि जितना भी समाज में उनके साथ व्यवहार किया जाता है तो उन सब को निषेध करने का प्रावधान किया गया है, ये आपकी इस अधिनियम के तहत, मतलब उनको समाज में बराबरी वाली स्थिति देने का आदेश है। ठीक है, उसके बाद है सरकार एवं निजी संस्थान रोजगार के मामले में साथ साथ, देखिए मतलब सरकार और निजी संस्थान, सरकार भी प्रयास करेगी, निजी संस्थान भी प्रयास करेगी, कहे कि रोजगार के मामले में कोई मतलब कि किन्नर अगर सरकार के पास पेपर निकाल लिया एसआई का जॉब करने, तो उसको सरकार जॉब देगी, मना नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति है अगर उसके मतलब वो उसमें कोई पेपर के द्वारा उसका सिलेक्शन हो रहा है, कोई ट्रांसजेंडर ने पेपर फॉर्म भर दिया, पास कर लिया, तो वहां भी उसको नौकरी मिलेगी। ठीक है ना, और यहाँ तक नौकरी नहीं, उनको पदोन्नति आदि में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं फिर जेल जाओगे, यह अधिनियम मना करता है। ठीक है, तो फिर उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उन्हें समाज में संरक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी। तो ये थे आपके आगे देख लेते हैं। और प्रावधान है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं मान्यता प्राप्त संस्थान ट्रांसजेंडर को शिक्षा, खेल तथा मनोरंजन की सुविधा बिना भेदभाव के, मतलब जैसे मान लीजिए कि जितने भी है, मान लीजिए कि शिक्षा है, स्कूल हो गई, खेल है, या मान लीजिए मनोरंजन कोई वो मल्टीप्लेक्स हॉल है, जो फिल्म दिखाते हैं जहाँ मिलता है, अगर वहाँ पे अगर ये जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे कि कोई मल्टीप्लेक्स है, कोई टाकीज है जिसको बोलते हैं, अगर वहाँ पिक्चर देखने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम इनको कदम नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, उसके बाद सरकार द्वारा ऐसे कल्याणकारी योजना और कार्यक्रम का निर्माण किया जाएगा जो ट्रांसजेंडर संवेदनशील और गैर विभेदकारी होगा, कि उनके साथ मतलब सरकार जो भी कल्याण योजना कार्यक्रम बनाएगी वो उनके साथ भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जीविकोपार्जन को सुगम बनाने और उनकी सहायता करने के लिए कल्याणकारी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें अंतर्गत व्यक्ति प्रशिक्षण और रोजगार भी तैयार करेगी, मतलब ये बोल रहा है कि उनके सरकार उनके जीविकोपार्जन करने के लिए उनको प्रशिक्षण देगी, उनको नौकरी के अवसर देगी और ऐसे कार्यक्रम बनाएगी ताकि उनका रोजगार हो मिल सके। उसके बाद है ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बंधुआ, ये देखिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी, अब आपको मालूम बंधुआ मजदूरी तो संविधान में इलीगल कह दी गई, तो बंधुआ मजदूरी या भीख मांगने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि पहले ट्रांसजेंडर जब छोटे रहते थे या फिर जागरूक नहीं रहते, पढ़े लिखे नहीं रहते थे, तो लोग फिर क्या, ट्रांसजेंडर कोई है मान लीजिए किन्नर, तो उसका हाथ पैर तोड़ देते थे, भीख मंगाने लगते थे, या फिर उसको अपने घर में रख लेते हैं काम करने के लिए बेगारी बिना मजदूरी के। तो ये वाली इसको रोकने, फिर किसी सार्वजनिक स्थान पे जाने में बाधा, भैया ये मंदिर नहीं जा सकते, ये किसी मतलब बता रहा हूँ होटल रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे तो जो बैठे लोग हैं वो उठ जाते थे, ये वाली समस्या थी। और उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित और उन्हें उनके घरों और गांवों से जबरन निकालने, ये तो समस्या सबसे बड़ी। उनका अगर ट्रांसजेंडरों का कहीं अगर सबसे ज्यादा मतलब उनके शोषण की अगर शुरुआत होती है तो वो घर से होती है। मतलब कि सबसे पहले तो जिस दिन उसी माँ बाप को पता चला कि उसका जो बच्चा है वो किन्नर समुदाय से है, सबसे पहले बाप उस धक्के मार के उसको घर से निकाल देगा, अब चाहे वो किसी भी उम्र में क्यों ना हो। ठीक है ना, तो जबरन निकालेगा, अगर माँ बाप जबरन उसको निकालें तो दंड का प्रावधान है, ये नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अधिकारों की रक्षा के लिए सलाह देने और उनके देख रेख करने तथा मूल्यांकन
मूल्यांकन उपाय के लिए ये देखिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के गठन की, नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल बनाए, नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल के गठन का प्रावधान किया जाता है कि भैया हमने कानून बना दिया, अब कानून का क्रियान्वयन करने के लिए आपको एक गठन तंत्र बनाना पड़ेगा, तो ये राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन का प्रावधान। तथा सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान मतलब कि जितने भी सरकार के विभाग कार्यालय हैं उनके उसमें शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी। मतलब सरकार के हर विभाग कार्यालय में एक अगर उनके कोई मान लीजिए कोई समुदाय का व्यक्ति वहाँ जॉब कर रहा है, तो अगर उसको कोई मतलब कि उनके साथ कोई भेदभाव करता है, उसको कोई समस्या है, तो ये तंत्र का गठन किया गया है। वो अपनी शिकायत है तो शिकायत का निवारण करेगी। तो ये थे दोस्तों आपका ट्रांसजेंडर समुदाय का पूरा टॉपिक, और इसी के साथ ही हमारा ये ट्रांसजेंडर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, जो कि एक कमजोर वर्ग था जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैं आपको समझाने में पूरी तरह सफल रहा हूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।